हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो पैसेज है दिस कॉम्प्राइजेज ऑफ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंग्लिश पेपर, और ये बच्चों के लिए एक बड़ा सरदर्द बना होता है क्योंकि इसमें आप कुछ भी चीजें रट नहीं सकते। ठीक है, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि किस तरीके से आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अंग्रेजी के पेपर में। इसमें हम लोग सारी चीजें समझेंगे कि भाई कैसे पैसेज कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समझते कैसे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे पैसेज को सॉल्व करने का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। एंड देन मैं लाइव एग्जांपल, एक लाइव पैसेज लूंगा, उसको फिर उस टेक्निक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वीडियो इज बेसिकली कंप्लीट पैकेज। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। सो मेक श्योर आप इसको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी डाउट है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू कैन आस्क। आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स या अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे सॉल्व किया जाए, व्हाट इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ आरसी, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। और सेक्रेटरीज ने भी ये कहा था कि आप कुछ भी शुरू करें उससे पहले उसका वाई ज़रूर जाने कि भाई ये करना क्यों ज़रूरी है। RC is important because it makes up to 40 to 45% of the marks in English paper of the CUET। CUET के अंग्रेजी के पेपर में ऑलमोस्ट 40 से 45% नंबर आपके जो RC हैं उस पर आधारित होते हैं, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 18-20 सवाल मेरे ख्याल से पिछले साल के CUET के एग्जाम में RC से ही थे, तो इसको इग्नोर करके आप बहुत बड़ा रिस्क जो है वो मोल लेंगे। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और आरसी बेसिकली सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कुछ स्किल सेट की ज़रूरत होती है। दैट इज़ अ ह्यूमन स्किल सेट। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा, कोडिंग सीखनी पड़ेगी। एक ह्यूमन स्किल सेट है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इस पर आपको जोर डालना पड़ेगा। वेल सॉल्विंग द आरसी यू हैव टू हैव दोज स्किल सेट। सबसे पहली चीज़ कि आपको पढ़ना आना चाहिए, यू हैव टू रीड वेल। इसके बाद न केवल आप पढ़ें बल्कि चीज़ों को प्रोसेस भी करते जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा है आपके दिमाग में वो रहना चाहिए, रिटेंशन जिसको कहते हैं। तीसरी चीज़ अंडरस्टैंडिंग, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग कह लें या कॉम्प्रिहेंडिंग कह लें, इन दोनों का मतलब समझना होता है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का एक सिनोनिम भी आपने समझ लिया, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंडिंग। कॉम्प्रिहेंड मतलब भी समझना होता है। तो कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में जा रहा है, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप आरसी सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे आपकी रीडिंग स्पीड कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो। तो इस कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को सॉल्व किया जाता है वोकैबुलरी के थ्रू। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप कैसे आरसी समझ पाओगे। आप जल्दी पढ़ लेते हो बट सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, आपको समझना भी है। जो वर्ड मीनिंग है वो आपको आएंगे ही नहीं, तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि इसीलिए मैं बार बार इम्फेसाइज करता हूँ कि चाहे वो वर्बल एबिलिटी का पार्ट हो या आरसी हो, इन दोनों में ही वोकैबुलरी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। और इसीलिए जो टेलीग्राम चैनल मैंने नीचे जिसका लिंक शेयर किया हुआ उसको आप ज्वाइन कर लें। इस पे रोज़ दिन 10 से 12 एंटोनिम सिनोनिम, 10 से 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो है इस PDF फॉर्मेट में वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। क्योंकि वोकैबुलरी आपकी जितनी रिच होती जाएगी उतना ही ज़्यादा चांसेस आपके होंगे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के। और चौथी स्किल जो है दैट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग, जिसको साधारण शब्दों में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहते हैं। इसके अलावा रीड बिटवीन द लाइन भी एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब बहुत बार क्या होता है कि पैसेज में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी दी होती है एक्सप्लिसिट तौर पे। यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इनका मतलब समझो। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर अगर कोई घाव हो गया उसको क्या कहते हैं, ट्यूमर, दैट इज़ इम्प्लिसिट। वो दिख नहीं रहा बट हमें हमारे अंदर है। और दूसरा एक्सप्लिसिट जो दिखता है, जैसे हमारा कोई जख्म हो गया तो वो दिखेगा, दैट इज़ एक्सप्लिसिट। तो बहुत सारी चीज़ें ना पैसेज में एक्सप्लिसिट होती है, जैसे कोई तथ्य हो गया, कोई डिटेल हो गई, इसके बारे में क्लियरली दिया होगा, उससे जो सवाल आता है दैट इज़ एक्सप्लिसिट सवाल। उसको आप आसानी से पैसेज देख के सॉल्व कर दोगे। कुछ सवाल इम्प्लिसिट होता है जिसके बारे में पैसेज में क्लियरली मेंशन नहीं होता बट एक्चुअल में उसके अंदर चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल पैसेज का थीम या ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ये चीज़ें पैसेज में डायरेक्टली लिखी नहीं होती कि भाई ऑथर इस पैसेज के जरिए ये कहना चाह रहा है या इस पैसेज का सेंट्रल थीम ये है। ये आपको पैसेज पढ़ के पता चलता है बिकॉज ये छिपी होती है, इम्प्लिसिट होती है। ओके, सो दीज आर द स्किल सेट यू नीड टू सॉल्व आरसी। आरसी के सॉल्विंग टेक्निक को शुरू करें इससे पहले आरसी के कंपोनेंट को समझना ज़रूरी है कि भाई आरसी, क्योंकि आरसी ना अलग अलग टाइप के होते हैं, चाहे वो 2 पैराग्राफ का आरसी हो, चाहे वो 4 पैराग्राफ का आरसी हो, 4 पेज का आरसी हो। आपने उसके कंपोनेंट को अगर पहचानना सीख लिया तो आप किसी भी प्रकार के आरसी को सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो में मेरा फोकस ये है कि आरसी चाहे किसी भी प्रकार का है, 2 पैराग्राफ से लेकर 4 पेज का, ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, आप
सारों जगह पे ये अप्लाई करके देख सकते हो, ये सब जगह एप्लीकेबल होगा। सब जगह ये टेक्निक आप लगा के मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आरसी सॉल्व कर पाओगे। कंपोनेंट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, मेन थीम और सपोर्टिंग डिटेल्स। आरसी क्या होता है, एक ब्यौरा होता है, एक पैसेज होता है 2 पैराग्राफ का 3 पैराग्राफ का, उसका एक मेन थीम होगा, मतलब कि जितना भी कंटेंट दिया गया है ना उस पैसेज में, वो किसी ना किसी एक चीज़ के ऊपर सेंट्रलाइज होगा और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य होंगे, उससे रिलेटेड कुछ घटनाएं होंगी जिसको सपोर्टिंग डिटेल्स की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रामायण का उदाहरण ले तो रामायण एक टेक्स्ट है, अगर रामायण को एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह देखेंगे तो रामायण का मेन थीम क्या हो जाएगा, रामायण का मेन थीम होगा कि हमेशा अच्छाई जो है, हमेशा गुड जो है वो बैड के ऊपर विजय हासिल करेगा, हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी। और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हो गया, जितने भी बाकी चीज़ें हैं, चाहे राम का वनवास हो या सीता मैया का हरण हो, फिर लंका की विजय हो, ये सारी चीज़ें क्या है, सपोर्टिंग डिटेल्स का काम करती है। आपको इन दोनों कंपोनेंट को पहचानने आना चाहिए। इसका लाइव एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ये छोटा सा यहाँ पे पैसेज मैंने रखा है, इसमें से हम लोग जानेंगे कि भाई इस पैसेज का मेन थीम क्या है, जो कि एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है। इस पैसेज को आप पढ़ोगे कहीं पे ये नहीं लिखा है कि इस पैसेज का मेन थीम क्या है, आपको पहचानना पड़ेगा। और सपोर्टिंग डिटेल क्या है उसको मैं बता दूंगा कि कैसे आप सपोर्टिंग डिटेल को पहचान सकते हो। पहले शुरुआत करते हैं इस पैसेज को पढ़ने से। वन कॉन्स्पिक्यूअस क्वेश्चन इन द मॉडर्न जर्नल इज, आजकल के ज़माने में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे अहम सवाल है, दैट इज़ हाउ कैन आई डेवलप पर्सनैलिटी, कैसे मैं अपनी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को निखार सकता हूँ। उसके बारे में एक राइटर है, एक ऑथर है उर्सुला ब्लूम, वो मोहतरमा कहती हैं कि प्लीज़ डू नॉट डू एज आई डिड एट योर एज एंड वेस्ट ईयर्स कॉपिंग अदर पीपल, कि जो मैंने आपके उम्र में गलती की थी वो आप मत करो। और क्या गलती उन्होंने की थी कि वो दूसरों को कॉपी कर रही थी। ऑफ ओल्ड टू द सेम क्वेश्चन आस्क्ड बाय ग्रीक यूथ, जब ग्रीक यूथ बहुत पहले, ग्रीक के युवाओं ने, यूनान के युवाओं ने एक फिलोसफर से सवाल पूछा था, ऐसा ही सोक्रेटिस नाम था उनका, बहुत सारे लोग जानते होंगे, सुकरात नाम से फेमस है हिंदी उर्दू में। तो सुकरात ने कहा था कि अगर आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। इसके बाद यही सवाल मार्कस ऑरेलियस से भी कहा गया, इससे पहले के लाइन को समझो। दैट वाज एक्सेलेंट एडवाइस, ये बहुत अच्छा एडवाइस था, बट इट डिड नॉट सेटिस्फाई, लेकिन वो संतुष्ट नहीं करता है, बिकॉज इट डिड नॉट गो फार इनफ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दूर तक हम नहीं सोच पाए, बहुत ज़्यादा लोग इसे समझ नहीं पाए। और फिर यही सवाल कुछ समय बाद मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्पेरर थे, अगेन एम्पेरर भी थे और बहुत फेमस फिलोसफर भी थे, ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो आपको पहले अपने आप की तरह बनना पड़ेगा, बी योर सेल्फ। टू द यूथ ऑफ आवर एटॉमिक एज, जब हमारे उम्र के लोग साइकोलॉजिस्ट से ये सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब होता है कि आप अपने आप को डेवलप करो। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आपको अपना व्यक्तित्व जो है, आपका जो व्यक्तित्व बेसिकली वो आपके ऊपर की गई डेवलपमेंट की एफर्ट्स है, ये साइकोलॉजिस्ट आजकल के कहते हैं। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ। यहाँ पे मेन थीम और सपोर्टिंग डिटेल देखते हैं। मेन थीम पहचानते कैसे हैं, सबसे पहले मेन थीम जो है ना, हमारे फिल्मों की तरह उसके, जैसे फिल्म का कोई टाइटल होता है तो उसके गाने बार बार बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है, ऐसे ही मेन थीम से रिलेटेड जो वर्ड है वो हमेशा आपके पैसेज में दोहराए जाएंगे। यहाँ पे देखो एक वर्ड दोहराया गया पर्सनैलिटी, ठीक है, फिर यहाँ पे एक वर्ड दोहराया गया पर्सनैलिटी, फिर यहाँ पे एक वर्ड दोहराया गया पर्सनैलिटी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो मार्कस ऑरेलियस जो बात कह रहा है, सोक्रेटिस जो बात कह रहा है, या उर्सुला ब्लूम जो बात कह रही हैं, वो किसके ऊपर कह रही हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कह रही हैं। तो मेन थीम क्या होगा, व्यक्तित्व का निखार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये इस तरीके से आप मेन थीम पहचानते हो। और ये जो उर्सुला ब्लूम का एडवाइस है, या सोक्रेटिस की एडवाइस है, मार्कस ऑरेलियस की एडवाइस है, जो हमारे मॉडर्न रा के फलाने साइकोलॉजिस्ट है उनकी जो एडवाइस है, वो क्या है, सपोर्टिंग डिटेल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही थीम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तो इस तरीके से आप मेन थीम और सपोर्टिंग डिटेल्स पहचानते हो। मेन थीम पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेन थीम से डायरेक्ट सवाल आते हैं कि भाई ये पैसेज जो आपने पढ़ा इसका सेंट्रल थीम क्या है, ऑथर इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या इंप्लाई करना चाह रहा है, क्या इन्फर करना चाह रहा है। तो इसलिए आपको पैसेज के मेन थीम को समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो पैसेज है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें से किस तरीके के सवाल आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे ना इस आरसी को सॉल्व करने की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले किस तरीके के सवाल सॉल्व करने हैं और किस तरीके के सवाल को पहले सॉल्व करने से बचना है आपको, जिसको आखिरी के लिए बचा के रखना है। तो पहले टाइपोलॉजीज देख लो, जितनी भी टाइपोलॉजीज है क्वेश्चंस की। सबसे पहला स्पेसिफिक डिटेल। फॉर एग्जांपल जो पिछला सवाल था, पिछला पैसेज था, उसमें मैं कह देता कि मार्कस ऑरेलियस ने क्या कहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो वो एक स्पेसिफिक डिटेल हो गया। इसको आप डायरेक्ट पैसेज में देखोगे आपको पता चल जाएगा मार्कस ऑरेलियस ने क्या कहा था कि भाई आप अपनी तरह बनो, बी योरसेल्फ। तो ये स्पेसिफिक डिटेल्स है जो एकदम प्रत्यक्ष तौर पे पैसेज में होती है, ठीक है, और वो बीच की चीज़ें हैं।
दैट इज स्पेसिफिक डिटेल। कोई तथ्य हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई आंकड़ा हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है। यहाँ पे मार्कस ऑरेलियस के कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टेटमेंट है, तो एक स्पेसिफिक डिटेल्स टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो सवाल है उसमें सोक्रेटिस ने क्या कहा था, ये एक स्पेसिफिक डिटेल हो गया। ब्लूम साहब क्या कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक डिटेल हो गया। मार्कस ऑरेलियस क्या कहते हैं, ये स्पेसिफिक डिटेल वाला सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा होता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ये सवाल भी पूछे जाते हैं, पिछले साल तो हालांकि सीयूटी ने नहीं पूछा था, बट ऐसा नहीं कि पूछेंगे नहीं इस साल। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में वोकैबुलरी बेस्ड जो सवाल है इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। खास करके अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को देखोगे तो 40 से 45% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं पैसेज के वो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि भाई नोट वर्दी से जुड़े हुए वोकैबुलरी बताओ, इसके सिनोनिम बता दो। तो नोट वर्दी मतलब एक नोटेबल एडवाइस, एक सिग्निफिकेंट एडवाइस। ठीक है, तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो बिना पैसेज पढ़े। इसीलिए बहुत सारे जो वीडियो क्रिएटर्स ऐसी वीडियो बनाते हैं कि बिना पैसेज पढ़े आप सवालों को सॉल्व करो और क्लिक बिट दिखाते हैं, वो इसीलिए दिखाते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में 5 से 6, एक पैसेज थोड़ा सा बड़ा होता है और एक पैसेज से 10 सवाल आते हैं। उसमें से 4 से 5 जो सवाल होते हैं ना वो वोकैबुलरी के ऊपर है। कोई वर्ड डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैंने कॉन्स्पिक्यूअस डाल दिया और कह दिया इसका एंटोनिम बताओ, इसका सिनोनिम बताओ। तो इस तरीके से वोकैबुलरी बेस्ड जो सवाल हैं ये आपको, जब मैं आपको अप्रोच बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप मैक्सिमम स्कोर भी कर पाते हो, आपका टाइम भी नहीं जाता। वोकैबुलरी बेस्ड सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नोटबंदी का मतलब जानते हो तो आपको क्यों पैसेज में झांकने की जरूरत पड़ेगी, आप सीधे उसका सिनोनिम बता दोगे, आप सीधे उसका एंटोनिम बता दोगे। तो एक कैटेगरी इस तरीके के सवालों की होती है, इसमें कोई आइटम भी डाल दिया जाता है, कोई फ्रेज भी डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई वर्ड मीनिंग है, कोई आइटम अगर यहाँ पे यूज हुआ होता या कोई फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ होता तो मैं डाल देता कि भाई इस फ्रेज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तीसरा इन्फेरेंस से रिलेटेड सवाल, मैंने पिछले स्लाइड में इसका जिक्र भी किया था कि मैं पूछूंगा कि भाई ये जो पैसेज है इसके जरिए ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके जरिए ऑथर क्या इन्फर करना चाह रहा है, क्या स्टेट करना चाह रहा है, दैट इज इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का सवाल आता है। जैसे मैंने कोई फ्रेज डाल दिया, ठीक है, और उस फ्रेज का एक्चुअल मतलब कुछ और है, बट यहाँ पे जो मतलब है थोड़ा सा फैब्रिकेटेड हो सकता है, यहाँ पे जो मतलब है थोड़ा सा फैब्रिकेटेड हो सकता है। ठीक है, सो तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको उसका मतलब पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूँ आर यू लॉस्ट, ठीक है, आर यू लॉस्ट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपका भाई जो है, छोटा भाई, वो मिल नहीं रहा है और आपने उसको फ़ोन किया और उससे पूछा भाई कहाँ हो, ऐसे ऐसे करके, और उसकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने पूछा आर यू लॉस्ट, मतलब क्या तुम खो गए हो। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ क्या तुम खो गए हो, और एक जगह मतलब यही है, फ्रेज वही है, और अब सिचुएशन बदलते हैं। आप अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं एंड वो जो लड़का है वो बड़ी बेतुके बातें करता है, तो फिर आप क्या यूज़ करते हो, आर यू लॉस्ट, कि क्या तुम पगला गए हो, क्या तुम्हारा सेंस जो है कंट्रोल में नहीं है, जो तुम बोल रहे हो वो तो पूरा बेतुका है। तो ये वर्ड वही है, फ्रेज वही है, बट इसका मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलता है। सो दैट इज बेसिकली द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। अगर कोई आइटम डाल देंगे, कोई फ्रेज डाल देंगे, तो अगर वो और कहेंगे कि इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बताओ, तो आपको उसके आसपास के लाइन को पढ़ना पड़ेगा एंड देन उसका मतलब बताना पड़ेगा। तो एक तरीके का सवाल ये होता है। फिर एक तरीके का सवाल होता है एटीट्यूड ऑफ ऑथर, कि ऑथर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, क्या ऑथर जो है वो क्रिटिकल है। अगर इस पैसेज में क्रिटिसिज्म हुआ होता तो कहते ऑथर क्रिटिकल था। क्या ऑथर इंट्रोस्पेक्टिव प्रकार का है, क्या ऑथर चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, झांकने की कोशिश कर रहा है। तो इस पैसेज में अगर आप देखोगे तो ऑथर झांकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड अलग अलग तर्कों को देख रहा है, चाहे वो ब्लूम मोहतरमा का तर्क हो, सोक्रेटिस का तर्क हो, मार्कस ऑरेलियस का तर्क हो। तो ये इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है। कहीं कहीं पे नेगेटिव अप्रोच भी होता है, किसी तथ्य को उठा देंगे, किसी टॉपिक को उठा देंगे एंड उसके डिमेरिट के बारे में चर्चा करेंगे, किसी तथ्य को उठा देंगे उसके मेरिट के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगा। सो अलग अलग टाइप के एटीट्यूड होते हैं। और कभी कभार एजम्पशंस से भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं कि भाई ऑथर क्या एज्यूम कर रहा है यहाँ पे, या क्या कंक्लूड कर रहा है। तो ये सवाल हो सकता है कि आपसे सीयूटी में ना पूछे, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी और डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है, पैसेज को और गौर से पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए 12th पास जो बच्चा है वो उतना क्वालिफाई नहीं करता। तो ये जो 4-5 आपके टाइपोलॉजीज है, इनको ज़्यादातर पूछा जाता है। उसमें भी स्पेसिफिक डिटेल्स, वोकैबुलरी, इन्फेरेंस, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड ऑफ द ऑथर भी मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे बच्चे जब तक पूरा पैसेज को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई ऑथर किस रवैये से इस पैसेज को लिख रहा है। बट फिर भी मैं सारे टाइपोलॉजीज को आपके सामने एक्सप्लेन इसलिए किया हूँ ताकि जो सवाल है उसको मैं आपको बताता चलूँ आगे जो लाइव एग्जाम्पल देंगे उसमें। तो दिस इज बेसिकली द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन अ आरसी वाया पैसेज। अब जब आपके सामने पैसेज डाला जाता है तो आपको उसे समझना कैसे है, आप सॉल्व करेंगे, इससे पहले आपको उसे उसका समझना ज़रूरी है।
ठीक है, चाहे आप पहले क्वेश्चन देख के सॉल्व करें, अलग अलग टाइप के अप्रोचेस होते हैं। मैं बेस्ट अप्रोच जो मैंने सीखा है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आपके सामने जो पैसेज है, आप चाहे क्वेश्चन पहले पढ़ो या पैसेज पहले पढ़ो, आपको पैसेज को समझना तो पड़ेगा ही ना एट द एंड। तो आप पैसेज कॉम्प्रिहेंड कैसे करोगे, पैसेज समझोगे कैसे? सबसे पहली चीज़ कि जब आपके सामने पैसेज आता है, आप हमेशा उस पैसेज तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैसेज ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे सोक्रेटिस की जगह अरिस्टोटल दिया होता और ये कहा होता कि अरिस्टोटल ने कहा था कि अपने आप को जानो, तो मुझे वही सही मानना पड़ता। मैं यहाँ पे ये एंटी नहीं कर सकता, काउंटर नहीं कर सकता कि सोक्रेटिस ने कहा था, अरिस्टोटल ने नहीं कहा था। जो पैसेज में दिया है वही सही है, आपको ये मानना है। पैसेज में जो दिया है वही तथ्य है और वही सही है, आपको उसी के अनुसार सवाल का जवाब देना है। तो हो सकता है ये कोई पैसेज आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाए और आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं, तो आप वहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज और अपना एजम्पशन, अपना ओपिनियन नहीं लगाएंगे। जो पैसेज में दिया गया है वही सही है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। वो ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल उन्हें भी पता है बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के होंगे, तो अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स वाला पैसेज दिया तो ऐसे वो ऑप्शंस डालेंगे ना जिससे आपको लगे कि भाई ये तो यही सही है। मतलब अगर हम बात करें फॉर्मल तौर पे तो यही सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पैसेज में क्या दिया हुआ, अगर पैसेज में दिया हुआ है कि भाई हमेशा जो है वो सरकार को डिवैल्यूएशन करना चाहिए अपनी मुद्रा का, तो उसी के अनुसार हमें उत्तर देना है, ठीक है। और उसके तर्क में अगर चीज़ें सही दी गई है कि भाई डिवैल्यूएशन का क्या क्या फ़ायदा है। अब जो इकोनॉमी के लिए डिवैल्यूएशन बेहतर है कि इसको अपग्रेड करना बेहतर है, या आप बेहतर जानेंगे, बट आपको अपने दिमाग, अपना नॉलेज, अपना एजम्पशन यहाँ पैसेज में यूज़ नहीं करना है। आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और डायबिटीज़ से रिलेटेड सवाल आ गया तो वहाँ पे आप अपनी डायबिटीज़ और वहाँ पे आप अपनी जॉन्डिस की नॉलेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा स्टिक टू द पैसेज, स्टिक टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैसेज ओनली। यहाँ पे अरिस्टोटल ने अगर नो योरसेल्फ कहा है तो मान लेंगे कि अरिस्टोटल ने ही कहा है। अगर पैसेज में लिखा है कि सूरज जो है वो उत्तर दिशा में अस्त होता है तो उत्तर दिशा में ही अस्त होगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये कंफ्यूज करने की कोशिश है। अगर हम लोग पैसेज के अगेंस्ट जाके कहेंगे कि नहीं सूरज जो पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एज पर द पैसेज ओनली, ठीक है। तीसरी चीज, अवॉइड टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे ऑप्शंस आपके सामने दिए जाएंगे जिसमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, ओनली, ऑलवेज, एवरी, नेवर। जैसे यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक तरीका है, तो एक ऑप्शन मैं डालूंगा, मैं कहूँगा कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो ये तरीका मैं कहूँगा कि भाई सोक्रेटिस ने जो कहा था नो योरसेल्फ, ये तरीका अच्छा है। अगर आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, अलग अलग तरीके बताए गए हैं। कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, द मोस्ट, द बेस्ट, द ऑलवेज, द एवरी, नेवर, ओनली, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ये एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट होते हैं हमेशा ही गलत होते हैं। चाहे आप डोमेन के भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो तो भी मेरी ये एडवाइस रहेगी आपको कि हमेशा जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं उनको आप अवॉइड करो। 99.99% में परसेंटेज ऑफ द केसेस में ये जो एक्सट्रीम ऑप्शंस वाले, एक्सट्रीम वर्ड्स वाले ऑप्शंस होते हैं गलत होते हैं। एक और आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है इस पैसेज को समझने के लिए, सबसे पहली चीज़ को पैसेज के अंदर ही हमें सीमित रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। और कभी भी अगर एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया पैसेज में या उसके क्वेश्चंस में तो हमें उससे अवॉइड करना है, हमें उसे गौर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट वाइल रीडिंग, हमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि आप पैसेज भी पढ़ रहे हो और ये भी देखना है कि भाई आज तो आरसीबी का मैच है या सीएसके का मैच है, अड़हाने मारेगा या कोहली मारेगा या फाफ डुप्लेसी मारेगा। तो कॉन्सेंट्रेट आपको हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो आप चलेगा आईपीएल पे, वापस से आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा फ्रॉम द स्क्रैच। दिस इज बेसिकली टाइम टेकिंग। और पैसेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सबसे बड़ा इशू है वो किसका ही है, टाइम लिमिट का है। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आपके पास एक पैसेज है और इसको दिन भर में सॉल्व करना है तो आप तो ऐसे ही फुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे। लोग गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम लिमिट है, टाइम कॉन्स्टेंट है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा अंडरलाइन द कीवर्ड्स। देखो जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया, क्योंकि शुरुआत हुई है इस सवाल के साथ हाउ कैन आई डेवलप पर्सनालिटी, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। फिर उर्सुला ब्लूम एक पर्सनालिटी, इनको अंडरलाइन कर दूंगा। ये एडवाइस क्या दे रही है, तो एडवाइस ये दे रही है, इसको भी अंडरलाइन कर दूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे रिलेटेड सवाल ना हो सकता है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रीक सोक्रेटिस ने क्या कहा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। तो आपके सामने जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो वहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं आता, चाहे क्वेश्चंस आप पढ़ो, पैसेज पढ़ो, अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं आता। तो आपको अंडरलाइन नहीं करना, पिन डाउन कर लेना है। या तो आप अंडरलाइन कर लें, अगर आप रिटन एग्जाम देंगे तो रिटन तो आपको सीयूटी देना नहीं है, आपको कंप्यूटर बेस्ड देना है, तो वहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। सोक्रेटिस ने क्या कहा, नो योरसेल्फ। मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर रहे थे, यहाँ पे रोमन एम्परर की बात हालांकि नहीं की गई, रोमन की बात की गई, क्या रोम का आदमी है। इन्होंने क्या कहा, बी योरसेल्फ, ठीक है। तो एक अलग अलग चीज़ आप पॉइंट में लिख सकते हो अपने कॉपी पे, वहाँ पे रफ के लिए आपके पास कॉपी दी जाती है।
तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, ताकि आप जब सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये जो अंडरलाइन की हुई चीज़ें हैं या नोट डाउन की हुई चीज़ें वो आपके काम आएंगी। और इन सब में सबसे अहम, एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। अगर आपको मतलब ही नहीं पता नोट वर्दी का मतलब क्या है, ठीक है, या आपको कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब ही नहीं पता, तो आप पैसेज को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको पैसेज को सॉल्व करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो एक्सपैंड योर वोकैबुलरी एज मच एज यू कैन। ये 5 एडवाइस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में दी गई है वही सही है। एक्सट्रीम पोजीशन हमें नहीं लेना है, ओनली ऑलवेज एवर नेवर के चक्कर में नहीं पड़ना कभी। कॉन्सेंट्रेशन हमें फुल रखनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना खुद को, और जो भी कीवर्ड्स मैं देख लूँ उसको मैं नोट डाउन कर लूँगा, ये कर लूँगी, और अपने वोकैबुलरी को लगातार एक्सपैंड करते रहना है, क्योंकि पैसेज हमेशा अननोन आते हैं। आपने ये चीज़ पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, पहले कभी देखी भी नहीं होगी, तो वहाँ पे उसको समझने के लिए वोकैबुलरी का होना, उस पैसेज की चीज़ों का पता होना आपको ज़रूरी है। सो एक्सपैंड योर वोकैबुलरी एज मच एज यू कैन। अब बात करते हैं कैसे आखिर आरसी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग आरसी। अब हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं वो सीख लिया है, क्या क्या स्किल सेट जरूरी है वो सीख लिया है, कंपोनेंट समझ लिया, ठीक है, सारी चीज़ें समझ ली है। अब स्टेप बाय स्टेप देखो और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लो। पीछे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी वो बेस क्रिएट कर रही थी इस स्लाइड के लिए, वो एक बेस क्रिएट कर रही थी। तो अगर आपने पीछे की चीज़ों को मिस कर दिया है तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, तो आप पीछे की चीज़ें पहले पढ़ लो, देन आप इस स्लाइड पे आओ। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको आप तभी समझोगे जब आपने टाइपोलॉजीज देखी है, कंपोनेंट समझे हुए आरसी के, ठीक है, किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है वो समझा हुआ, तभी आप आरसी सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेप ये होता है कि आप पहले पैसेज ना पढ़ो। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि आप पैसेज को ऊपर ऊपर पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है आप पैसेज को ऊपर ऊपर पढ़ो, एक दो वर्ड देख लो, ठीक है, ठीक है, हर एक पैरा में हर एक लाइन में एक दो वर्ड देख लो, लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, एंड हर एक क्वेश्चन में जो कीवर्ड होता है आपको उसको, अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हो तो अंडरलाइन कर लेते हैं, आप रिटन दे नहीं रहे हो तो नोट डाउन कर लो कि जैसे क्वेश्चन 1 है उसका कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन 2 है उसका कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन 3 उसका कीवर्ड क्या है। क्वेश्चन 1 का कीवर्ड ये है, क्वेश्चन 2 का कीवर्ड ये है, क्वेश्चन 3 का कीवर्ड ये। इस कीवर्ड को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वापस जब आप इनका सोल्यूशन ढूंढोगे, कोई भी टीचर ये एडवाइस नहीं देता कि आप पूरा पैसेज पढ़ो एंड देन सॉल्यूशन के लिए बैठो। पूरा पैसेज पढ़ोगे फिर आप उतनी जल्दी भूल भी जाओगे चीज़ों को, तो आपको हमेशा फिल्टर लगाना पड़ता है। आपके सामने फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 12th बोर्ड का रिजल्ट पब्लिश हुआ, ठीक है, यूपीएससी का रिजल्ट पब्लिश हुआ, उसमें 1000 बच्चे सेलेक्टेड हुए, तो आप 1000 बच्चों में अपना नाम थोड़ी ढूंढते हो, आप सीधे लैपटॉप में कंट्रोल F मारते हो, एक फिल्टर लग गया, आपका नाम मान लेते हैं संदीप है, आपने SAN टाइप किया, DEE टाइप किया, P टाइप किया, जितने भी संदीप नाम के लड़के हैं वो सारे आ जाएंगे। तो ये फिल्टर लगाते हैं, आरसी में भी आपको फिल्टर लगाना पड़ता है। आप पूरा आरसी पढ़ के देन सॉल्व करने जाओगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आपको लगेगा कि आपने आरसी आप तो भूल चुके हो आरसी जो भी आपने पढ़ा है, फिर वापस से आरसी पढ़ोगे, फिर दूसरा सॉल्व करोगे, फिर भूलोगे, फिर तीसरे के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चंस देखो, उसके कीवर्ड नोट डाउन करो एंड देन फिर उस कीवर्ड का फिल्टर लगा दो, ठीक है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके कीवर्ड को हमें नोट डाउन कर लेना है। लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। दूसरा स्टेप है कि जितने भी सवाल आएंगे आपके पास, चाहे वो स्पेसिफिक डिटेल से रिलेटेड सवाल है या इन्फेरेंस बेस्ड सवाल है, एजम्पशन बेस्ड सवाल है, एटीट्यूड ऑफ द ऑथर से रिलेटेड सवाल है, कैसे भी सवाल है, सबसे पहले आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम नहीं गवाना पड़ेगा। आपको आरसी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो आप विदिन अ सेकंड आप कर लोगे ये काम। मतलब जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड देने थे, वहाँ पे आपने 5 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और क्वेश्चन नंबर तो उतने ही मिलेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो फर्स्ट सॉल्व द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। पहले तो देख लो कि कोई वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, आइटम फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है। अगर कॉन्टेक्चुअल होगा, अगर कोई आइटम में दे दूंगा और कहूँगा कि इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, उसके लिए फिर आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। बट अगर जनरल मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इस आइटम का, इस फ्रेज का जनरल मीनिंग क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस फ्रेज, तो उसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पैसेज को। सो फर्स्ट सॉल्व वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो जब आपने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिसमें कि आपका मामूल से 5 से 7 सेकंड लगा है, उसके बाद स्टेप 3 है, दैट इज टू सॉल्व स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन। स्पेसिफिक डिटेल्स बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं जिसका जवाब पैसेज के बीच से होता है। जैसे आपने पिछला पैसेज जो पढ़ा था उसमें मार्कस ऑरेलियस ने क्या कहा था, वो अगर मैं पूछूं वो एक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। उसके लिए आपको पूरे पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस मार्कस ऑरेलियस नाम का वर्ड कीवर्ड गया आपका, फिर आपने एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा कि भाई मार्कस ऑरेलियस ने क्या कहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप कीवर्ड लिख देंगे मार्कस ऑरेलियस और आप पूरे पैसेज में मार्कस ऑरेलियस खोलेंगे, जहां पे मार्कस ऑरेलियस लिखा होगा उसके आगे स्टेटमेंट देख लेंगे क्या हो, उसका जवाब दे देंगे। ऐसे सवाल जो होते हैं स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो कीवर्ड पहले ढूंढा जाता है। कीवर्ड ढूंढना मैंने इसीलिए कहा था, जब आपके सामने ये कहा जाता है कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां पे कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है, वो कहा वहां पे तो कीवर्ड ही खुद वोकैबुलरी है, उसके लिए कोई कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड बेसिकली मैंने लिखने को इसलिए कहा है कि आप जैसे जितने भी स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पैसेज के, उसके लिए कीवर्ड आप देख लो।
जब हम लोग पैसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड कैसे फिल्टर करते हैं। उसके बाद उस कीवर्ड को पढ़ के, उसके बाद उस कीवर्ड को फिल्टर करके पैसेज में देखो कहाँ कहाँ पे उस कीवर्ड का जिक्र है, और उसके आसपास की चीज़ों को पढ़ो और समझने की कोशिश करो एंड देन सॉल्व करो। कई बार पैसेज में ये होता है कि आपको ना 5वें नंबर के सवाल का जवाब पहले मिलेगा और चौथे नंबर के सवाल का जवाब बाद में मिलेगा। तो आप अगर एक एक करके सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप एक ही बार, जैसे 5 सवाल है तो 5 सवाल के कीवर्ड आपने देख लिए, ठीक है, और अब आप देखते चलो 5 सवाल के कीवर्ड आपने यहाँ पे पेन डाउन कर लिए, अब आप वहाँ पे फिल्टर करते चलो। हो सकता है कि 5वें सवाल का जो कीवर्ड है ना वो पहले मेंशन मिल जाए और उसका जवाब आपको पहले मिल जाए। तो पैसेज में कोई भी चीज़ क्रोनोलॉजिकल नहीं होती। जो अगर आप ये सोचेंगे कि पहला सवाल का जवाब हमें पहले मिलेगा, दूसरा का उसके बाद मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। 5वें का पहले मिल सकता है, दूसरे का बाद में भी मिल सकता है। तो सॉल्विंग क्रोनोलॉजिकली इज नॉट नेसेसरी इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पेसिफिकली इन द स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद जो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो, क्योंकि इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल इस पैसेज का थीम क्या है या ऑथर का एटीट्यूड क्या है, इसको समझने के लिए, इस सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज का पूरा पढ़ा होना जरूरी है। तो जब आप डिटेल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आप कीवर्ड के लिए तो पूरे पैसेज को पढ़ ही रहो, कीवर्ड फिल्टर करने के लिए पूरे पैसेज को पढ़ ही रहो, तो फिर आपका पूरा अंदाजा लग जाएगा इस पैसेज में क्या दिया गया है। अगर आप इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो पहले पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, एटीट्यूड्स ऑथर का अगर समझना है तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हमें वो काम करना है जो पैसेज पढ़े बिना हो जाए, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। फिर हमें वो काम करना है जो पैसेज के स्पेसिफिक डिटेल्स को पढ़ने से ही हो जाए, पैसेज के स्पेसिफिक लाइंस को पढ़ने से ही हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। तो उसके बाद हमें स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन करना, और ऐसे 3-4 अगर सवाल हमने सॉल्व कर दिए जो उस पैसेज के फैक्ट से रिलेटेड है तो हमने पूरा पैसेज ही पढ़ लिया ना। फिर तो पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ लिया है। आपके पास यूटी में कोई 4 पेज का या 1 पेज का तो आएगा नहीं, मामूल सा 1 से 2 पैराग्राफ का आपके पास आरसी आने वाला है। तो अगर आपने 3-4 डिटेल बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं तो मतलब आपने पूरा पैसेज ही पढ़ लिया। फिर आपको पता चला है कि भाई पैसेज का थीम क्या है और ऑथर क्या इस चीज़ को लेकर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बट अगर आप ये सॉल्व करोगे पहले कि भाई इस पैसेज का क्या इन्फरेंस है, इस पैसेज का क्या एटीट्यूड है ऑथर का, तो इसके लिए आप पहले पूरा पैसेज पढ़ो, फिर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी छूट जाएगा, फिर स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन भी जो छूट जाएगा, क्योंकि आप एक बार में पूरा पैसेज रिटेन ही नहीं कर पाओगे। आपने एक बार पढ़ लिया फिर आप सोचोगे कि इस पैसेज की सारी चीज़ें मुझे याद हो गई, ये बहुत रेयर है, IQ बहुत हाई चाहिए इसके लिए, मेमोरी पावर बहुत चाहिए, और हमारे जैसे आम लोगों की मेमोरी पावर तो उतनी होती नहीं है, तो हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन फिल्टर करें, कीवर्ड फिल्टर करें, उसको जब सॉल्व करें, कीवर्ड फिल्टर करके उसको सॉल्व करें। अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन करना है, उसके बाद स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन करना है, उसके बाद हमारे पास जितने भी इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है या एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। अब एक पैसेज लेते हैं लाइव, जो टेक्निक मैंने बताई है उसका एग्जाम्पल। तो ये तो यहाँ पे जो पैसेज है ये तो मैंने ऐसे ही लाइव एग्जाम्पल के तौर पे दिया। कल जो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस सेशन में डालूंगा उसमें CUT के सवाल होंगे, CUT के जो पिछले साल के पैसेजेस हैं उनको मैं डालूंगा और उसी लेवल के पैसेज डालूंगा, और फिर देखेंगे कि ये टेक्निक काम करती है नहीं करती है। और वो मैं एकदम एक्सटेम्पोर के साथ बनाऊंगा, एक्सटेम्पोर मतलब बिना प्रिपरेशन के साथ, बिना पैसेज को देखे हुए। और ये भी जो सवाल है इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। ये जो पैसेज है बेसिकली दिस इज अबाउट बायोगैस, मतलब बायोगैस टर्म है तो ऐसा बायोगैस से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा थीम ही बायोगैस है, ऐसा मैं नहीं कह सकता जब तक मैं पूरे पैसेज को नहीं पढ़ता हूँ। तो ये आपके पास पैसेज है, इतनी ही लेंथ का पैसेज आता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा स्क्रीन भर देंगे आपके सामने, ऐसा नहीं होता। सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मैटर बाय बैक्टीरिया व्हाट इज नेसेसरी। तो हमें प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन के बारे में पता करना है कि इसके होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन हमारा कीवर्ड हो गया, एक कीवर्ड हमने फिल्टर कर लिया। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, हाउ इज बायोगैस प्रोड्यूस्ड। तो बायोगैस का प्रोडक्शन एक कीवर्ड हो गया, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का कीवर्ड है बायोगैस प्रोडक्शन। पहले हमने सारे क्वेश्चंस पढ़े और उसके कीवर्ड देख लिए। व्हाई इज बायोगैस यूजफुल, यूज़ क्या है बायोगैस का, ये कीवर्ड हो गया, इसको मैंने लिख दिया, क्योंकि स्क्रीन पे आप अंडरलाइन तो कर नहीं सकते तो आपको पेन डाउन ही करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ कंट्री दैट हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। तो इंडियाज पोटेंशियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, इंडियाज पोटेंशियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इंडियाज पोटेंशियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि लिखना तो रफ है तो आपके लिए ही वो इस्तेमाल में, कोई एग्जामिनर को तो देना नहीं है आपको उसे। फिर पांचवा सवाल, व्हाट इज बायोगैस, बायोगैस के डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल है, डेफिनेशन ऑफ बायोगैस। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए उनका आपने कीवर्ड देख लिया। तो आपको सबसे पहले देखना क्या था कि भाई क्या वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं है। तो अगर स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी अदर है, तो आपको उसका कीवर्ड लिख देना है, ठीक है, आपको उसका कीवर्ड लिख लेना है। तो अभी तक 5 में से 5 हमें कोई भी वोकैबुलरी बेस्ड सवाल नहीं मिला, हमने सारों के कीवर्ड लिख दिए।
अब पांचवा छठा सवाल जो है वो एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन मिला है, फाइंड द वर्ड विच इज सिमिलर टू ट्रेमेंडस। अब ट्रेमेंडस वर्ड का जिक्र यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं कहा गया कि इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इस बताओ हमें, ठीक है, वैसे जनरल बताओ ट्रेमेंडस का एक ऐसा वर्ड मीनिंग बताओ जो इससे मिलता जुलता हो। तो ट्रेमेंडस वर्ड का मतलब आपको पता अगर है, वोकैबुलरी में ट्रेमेंडस वर्ड का मतलब होता है दैट इज ह्यूज, जो बहुत बड़ा है, तो उसका आप सिनोनिम बता दें। तो अगर आप मिनिस्कल वर्ड का मतलब जानते हो, अब इसको ट्रेमेंडस वर्ड का सिनोनिम पता करने के लिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता कि भाई ट्रेमेंडस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, तो आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, इसके लिए भी वोकैबुलरी जरूरी है। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत महीन, बहुत छोटा, और ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो ये तो एंटोनिम हो गया। इनसिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ, ये भी छोटा हो गया। ट्राइवियल, ये भी छोटा हो गया, ट्राइवल मतलब छोटी छोटी बेतुकी बात है, तो ये भी जो है ट्राइवियल मतलब छोटा हो गया। सब्सटैंशियल का मतलब होता है ठोस, कुछ बहुत बड़ा। तो ये जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस ट्रेमेंडस वर्ड के सिनोनिम को खोजने के लिए हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो एक सवाल है जो कि 5 नंबर का है, ये हमने मामूल से 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें वोकैबुलरी पता थी इसकी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले उनको सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम आपका इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब हम लोगों ने क्या क्या कीवर्ड देखे थे, हम लोगों ने कीवर्ड लिखा था, एक जगह लिखा था कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड था, डेफिनेशन था, एक कीवर्ड था बायोगैस का प्रोडक्शन, ठीक है, एक कीवर्ड था बायोगैस का प्रोडक्शन, कैसे जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है, क्या क्या था एक बार देख लेते हैं। हाउ इज बायोगैस प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, और हाउ इज बायोगैस यूजफुल, और इंडिया में क्यों इतना स्कोप है, ठीक है। तो यूजेज ऑफ बायोगैस एक हमारा कीवर्ड ये था, और एक हमारा कीवर्ड था प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है, और एक हमारा कीवर्ड था इंडिया में पोटेंशियल क्या है बायोगैस का, इंडिया पोटेंशियल, ठीक है। इसको मैंने कीवर्ड, ये 5 आपके कीवर्ड हो, ठीक है, 5 सवालों के। अब आपको देखना है कि भाई ये 5 फिल्टर लगा दिए हैं, जो भी पहले टकराता आपको उस तरीके से सॉल्व करना। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड द मेजर। तो ये जो बायोगैस है बेसिकली, यहाँ पे डेफिनेशन हमें यहाँ से मिल रहा है। बायोगैस बेसिकली है क्या, बायोगैस एक मिक्सचर है। तो अब चेक करेंगे कि क्या यही डेफिनेशन ऑप्शन में दिया गया है। तो व्हाट इज बायोगैस में यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, और एक जो डेफिनेशन वो ऐसा ही है, अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, आप फैक्ट से मिला लोगे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आप देखोगे तो 5वां सवाल सॉल्व हो रहा है। उसके बाद अगर आप जाओगे, दूसरा कीवर्ड हमारे पास बचता है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन। उसके बाद देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल है, बायोगैस के प्रोडक्शन से रिलेटेड। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बायोगैस के प्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल अगर आप देखते हैं, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ इज बायोगैस प्रोड्यूस्ड, तो ये सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि भाई एनारोबिक डिग्रेडेशन जो होता है एनिमल वेस्ट का, उससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद देखा आपने दूसरी लाइन में हमें दूसरे सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है, दूसरे सवाल का जवाब मिल गया, 5वें का मिल गया। अब एक और कीवर्ड था आपका, सारे कीवर्ड को ध्यान में रखना, मिलाते जाना, जो भी कीवर्ड पहले मिल जाए उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक कीवर्ड है प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, इंडियाज पोटेंशियल और यूजेस। उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है, एनॉर्बिक डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन तो आ चुका है कीवर्ड में, ठीक है, ऑफ एनिमल वेस्ट समटाइम्स लाइक प्लांट वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एनॉर्बिक डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो एनॉर्बिक डिग्रेडेशन है ये कब होता है, एक्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई है। तो अब हम लोग इसके डिग्रेडेशन वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन के लिए क्या जरूरी है, देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है। अब प्रेजेंस ऑफ वाटर जरूरी था इसके पिछले सेंटेंस में, तो अगर आपने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही केवल देखा तो भी आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हट जाएगा। बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नॉट रिक्वायर्ड, ये भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये श्योर तो नहीं है कि वाटर भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाटर का प्रेजेंस तो है। उसके बाद ऑक्सीजन एंड वाटर ये दोनों का प्रेजेंस चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हो। और अगर आपने इसके 1-2 लाइन पहले देखा, जैसे एनारोबिक डिग्रेडेशन यहाँ भी है, एनारोबिक डिग्रेडेशन यहाँ भी है, तो इन दोनों में एक जगह बताया जा रहा है कि आपको वाटर के प्रेजेंस की जरूरत है, एक जगह बताया जा रहा है कि आपको ऑक्सीजन के एब्सेंस की जरूरत है। तो ये जो हमारा ऑप्शन 1 है दैट इज द एप्रोप्रिएट। तो इस तरीके से हमने कीवर्ड चूंकि फिल्टर किया हुआ था, हमें पता था कि भाई कहाँ पे रुकना है, जैसे ही हमें डिग्रेडेशन वर्ड मिलेगा हमें रुक जाना है, वहां पे गौर करके पढ़ लेना है, क्योंकि ये किसी सवाल का जवाब है। अब हमारे पास यूजेस और इंडिया पोटेंशियल बचता है कि भाई इंडिया में क्या पोटेंशियल है इसका और यूजेस क्या है, उसके बाद पढ़ते हैं आगे, ठीक है। बायोगैस इज अ नॉन पॉल्यूटिंग, क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल विच इज वेरी यूजफुल फॉर रूरल एरियाज वेयर अ लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट आर अवेलेबल। यहाँ पे यूजफुल मिला है, यानी कि इस लाइन में हमारा यूजेस वाले सवाल का जवाब है, ठीक है। सो
वाई इज बायोगैस यूजफुल? इट इज़ वेरी इजी टू यूज, ऐसा तो नहीं दिया हुआ था। इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बायोगैस इज नॉन पॉल्यूटिंग, क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा क्या बचता है, इंडिया के पोटेंशियल, इंडिया में क्या बायोगैस का पोटेंशियल है, उससे रिलेटेड सवाल है। तो विच इज वेरी यूजफुल फॉर रूरल एरियाज वेयर अ लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट आर अवेलेबल। इंडिया हैज द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तकरीबन 24 करोड़ की आबादी है, एंड हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल। बस हमें ट्रेमेंडस पोटेंशियल मिल गया। अब हम लोग इसके सवाल पे जाएंगे कि वो इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ कंट्री दैट हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। इट हैज़ बिन प्रमोटिंग बायोगैस प्रोग्राम। क्या इस सेंटेंस में क्या प्रोग्राम की बात की जा रही है? नहीं की जा रही है। गोबर ग्लास प्लांट्स की भी बात नहीं की जा रही। इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो गोबर ग्लास प्लांट की बात है। ठीक है, बात क्या है कि भाई लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन हमारे पास है, विच इज गिवन, यहाँ पे सीधे तौर पे मेंशन्ड है। तो सीयूईटी में इसी तरीके के सवाल आएंगे। अब कई बार क्या होता है कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको आसपास के 3-4 लाइंस पढ़ने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस एग्जाम में आपसे पूछते हैं। ठीक है, उस अप्रोच को भी मैंने बताया कि आप फिल्टर लगा के चलो, उसके आसपास के लाइंस पढ़ लो। यहाँ पे फिल्टर था ट्रेमेंडस पोटेंशियल, इसके बीच का लाइन मैंने पढ़ लिया, आगे का एक लाइन पढ़ लिया। इन दोनों में कहीं पे बायोगैस प्रोग्राम का जिक्र नहीं है, गोबर ग्लास प्लांट्स का जिक्र नहीं है। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट होने के कारण ही इंडिया को एक ट्रेमेंडस पोटेंशियल वाला वो जो कंट्री है वो माना जा रहा बायोगैस के संदर्भ में। तो इस तरीके से जब आप फिल्टर लगाते हो, फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना जरूरी है। पहले तो जब पेपर बेस्ड एग्जाम होता था तो आप अंडरलाइन कर सकते थे। ठीक है, जैसे इट्स लाइक, जैसे अभी तो आपके पास सीधे तौर पे आटा पहुंचता है या चावल पहुंचता है। जिसके यहाँ खेत होता है, खेत पथार जिनके यहाँ होता है, उनके यहाँ क्या होता है कि धान जब उगता है ना तो उनको उनकी छन्नी करनी होती है। ठीक है, पहले आप उसमें से जो कण है उसको हटाओगे। इवन गेहूं में भी, ठीक है, जो गरीब घर से आते होंगे उनको जो गेहूं मिलता है पीडीएस शॉप से, तो उनको पहले ना वो करना पड़ता है, छानना पड़ता है। ठीक है, तो छानना पड़ता है, यही आपको इस पैसेज में भी करना है। आपको कीवर्ड से बाकी जितने भी अननेसेसरी मटेरियल उनको छानना है। ये एयर टाइट, इन सब की हमें कोई ज़रूरत थी, फ्रॉम कैटल डंग एलोन कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इनको मैंने छानना कैसे? अगर हमने कीवर्ड नहीं लिखा होता तो हम इसको भी पढ़ जाते और इससे रिलेटेड एक भी सवाल नहीं आया। यहाँ से यहाँ जो लाइन है फ्रॉम कैटल डंग एलोन से लेके पैरासाइट तक, एक भी सवाल इससे नहीं है, एक भी सवाल इससे नहीं है। तो हमें इसको छानना कैसे है? तो हमें इसे छानना है कीवर्ड की मदद से। हर एक क्वेश्चन के कीवर्ड को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और अगर पेपर बेस्ड एग्जाम होता तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं और कीवर्ड को लिख के फिर एक एक करके हर एक फिल्टर एक एक कीवर्ड से, एक एक कीवर्ड नहीं, एक एक कीवर्ड मत करो, 5 कीवर्ड एक जगह लिख लिया। अब 5 कीवर्ड ध्यान में रखो, जो कीवर्ड पहले है उस सवाल को पहले सॉल्व कर लो। पहले हमारे पास बायोगैस के डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल था, उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल है, उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसके डिग्रेडेशन से रिलेटेड सवाल था, उसको सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद उसके यूजेस से रिलेटेड सवाल था, उसको सॉल्व कर लिया। और ये इन सब का सीक्वेंस अलग अलग है। सबसे पहले 5वां सवाल सॉल्व हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर पहला हुआ। इसीलिए मैं कहता कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में कभी भी क्रोनोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, वो घुमाने के लिए आपको दे रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो हो सकता है कि छठे सवाल का जवाब पहले मिल जाए और दूसरे सवाल का जवाब बाद में मिले आपको। तो इसीलिए कीवर्ड आपके पास लिखे होने चाहिए। ये तो इसमें सारे के सारे 2 टाइप के सवाल थे, या तो स्पेसिफिक डिटेल से रिलेटेड सवाल थे जो कि इस पैसेज में मेंशन्ड है, और एक सवाल आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन का था। अब यहीं पे एक और सवाल मैं अगर डालता कि ऑथर, यहाँ पे जो पहला सवाल आपने देखा है, पहला सवाल आपने देखा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मैटर बाय बैक्टीरिया व्हाट इज नेसेसरी। ठीक है, क्या जरूरी है, ये सवाल था स्पेसिफिक डिटेल वाला। यहाँ पे इस सवाल की जगह मैं अगर ये डाल देता कि भाई इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट में डालता। इसका मतलब क्या है पता है? ये सवाल अगर मैं डालता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि आपको चारों स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा और फिर पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट अलग अलग जगह पे होंगे। तो जो एग्जामिनर है वो आपसे गलती कराना चाह रहा है, वो आपसे चाहता है कि पूरा पैसेज एक बार पढ़वा ले और पहले क्वेश्चन में ही उतना टाइम आपका हो जाए कि आप बाकी क्वेश्चन कर ही ना पाओ। तो आपको ऐसे जितने भी सवाल है जिसमें आपको पूरे पैसेज को पढ़ने की जरूरत है, चाहे वो ऑथर के एटीट्यूड से रिलेटेड सवाल है, या ऐसा मैंने डाल दिया कि भाई इस पैसेज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो भाई अब जब 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं तो हो सकता है कोई स्टेटमेंट सबसे लास्ट में हो, कोई बीच में हो, कोई सबसे शुरू में हो, चारों एक साथ थोड़ी ना होंगे। तो इसके लिए हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले उन सवालों को सॉल्व करना है जिसके लिए हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, दैट इज वोकैबुलरी बेस्ड। फिर उन सवालों को सॉल्व करना है जिसके लिए हमें पैसेज के स्पेसिफिक पोर्शन को पढ़ने की जरूरत करे, दैट इज स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन। उसके लिए हम लोग कीवर्ड लगाते हैं, फिर फिल्टर करते हैं। और देन जब हमने ऐसे 3-4 सवाल सॉल्व कर लिए तो हमने पूरा पैसेज ही पढ़ लिया है। अब अगर हमसे पूछेगा ऐसे भी कि भाई ऑथर का क्या एटीट्यूड है, तो ऑथर का एटीट्यूड पॉजिटिव है क्योंकि वो बायोगैस की बड़ाई कर रहा है
कि बायोगैस जो है एकदम लो कॉस्ट फ्यूल है, बहुत क्लीन एनर्जी है, नॉन पॉल्यूटिंग है, और इंडिया में तो बायोगैस का स्कोप ही स्कोप है क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट कैटल की पॉपुलेशन रहती है। और उसके बाद अगर आप सेंटेंसेस को पढ़ो तो ये क्या कह रहा है कि इंडिया के पास तो अगर इतना गोबर ही पैदा होता है, संबित पात्रा ने कहा था ना कि गोबर जो है वो कोहिनूर है, तो यहाँ पे वो प्रूव भी कर दिया उन्होंने, पैसेज वालों ने, कि इतना कैटल डंग एलोन ये इंडिया प्रोड्यूस करके देता है कि 22,500 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इतना मैग्नीट्यूड का तो बेसिकली ये जो है इतना वॉल्यूम का तो बायोगैस अकेले इंडिया के गोबरों से ही पैदा हो सकता है। तो ये ऑथर बड़ा पॉजिटिव है। अगर क्रिटिकल होता तो क्रिटिसाइज करता, इंट्रोस्पेक्टिव होता तो क्वेश्चन पूछता, जैसे उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले पैसेज में वो इंट्रोस्पेक्टिव था, वो कंफ्यूज था कि भाई ऑडिलियस की बात मानी जाए या सोक्रेटिस की बात मानी जाए या ब्लूसम की बात मानी जाए या आपके साइकोलॉजिस्ट की बात मानी जाए, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट की बात मानी जाए। तो इंट्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड होता है। कुछ होता है जिसमें कुछ सजेशन देते हैं, ठीक है, जैसे अभी कंट्री में रिसेशन आ रहा तो ये चीज़ें करनी चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर को ये करना चाहिए, हाउसिंग के लिए लोन लेने वालों को ये करना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि सजेस्टिव। यहाँ पे सजेस्टिव तो है नहीं, ये नहीं कह रहे कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, इंडिया को कैसे अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, ये कह रहे कि भाई बायोगैस बहुत अच्छा है, इसके फायदे बता दिए, ठीक है। सो दिस इज ऑथर जो है पॉजिटिव है। और सेंट्रल थीम क्या है भाई, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोगैस, अगर ऐसा ऑप्शन है तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोगैस ही सेंट्रल थीम है। तो इस तरीके से सवाल जितने भी आते हैं सेंट्रल थीम वाले, एटीट्यूड ऑफ ऑथर, या इस पैसेज के 4 स्टेटमेंट इसमें से कौन गलत है कौन सही है, तो इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सवालों को सबसे लास्ट में करो, और अक्सर ये सवाल सबसे शुरू में दिए जाते हैं क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, वो आपका टाइम खपाना चाहते हैं, टाइम लॉस कराना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले उन सवालों को सॉल्व करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन करो अगर दिए गए हैं तो, क्योंकि उसमें समय आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। दूसरा स्पेसिफिक डिटेल, जिसमें कि आपको स्पेसिफिक पोर्शन को ही पढ़ना है, और उसमें भी आपने कीवर्ड लगाया हुआ है, फिल्टर ढूंढ रहा है उसको। और जब आपने 3-4 ऐसे सवाल कर लिए तो पूरा पैसेज ही पढ़ लिया। फिर आप एटीट्यूड वाले सवाल करो, फिर आप सेंट्रल थीम वाले सवाल करो, ऑथर क्या इन्फर कर रहा है वो सवाल करो, सारे सवाल आप कर पाओगे। तो दिस शुड बी योर अप्रोच टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ आरसी, एनी काइंड ऑफ आरसी। अगर 4 पेज का भी आरसी होगा ना, उसमें भी आप कीवर्ड फिल्टर कर लो, और वो कीवर्ड ऐसा नहीं कि हर जगह मेंशन होगा। अगर वो कीवर्ड हर जगह मेंशन है तब तो वो सेंट्रल थीम ही है, और सेंट्रल थीम से रिलेटेड सवाल इतनी आसानी थोड़ी पूछते हैं। तो वो कीवर्ड आपको कहीं किसी पैरा में मिल जाएगा, तो आपको पूरे 2-4 पेज के पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी पैरा को पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए कीवर्ड लिखना और फिल्टर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स सीक्वेंस वाइज। और अगर आप इस टेक्निक से 4-5 सवाल करते हो तो आपको इस टेक्निक पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड दिस टेक्निक, एक्यूरेसी भी आपकी 95-100% तक पहुंच जाएगी। 100% क्लेम करना तो गलत है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसान में हमेशा ही गलतियां रहती है, बट 90-95% ऑफ द एक्यूरेसी आपकी रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, ठीक है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि जिस भी प्रकार के पैसेज आए, जिस भी प्रकार के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए, चाहे वो 2 पेज का है, चाहे वो 2 पैराग्राफ का है, इस टेक्निक के जरिए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप इसके बाद 4-5 सवालों को सॉल्व ज़रूर करें। वैसे कल जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं प्रैक्टिस सेशन तो लेके आ ही रहा हूँ, उसमें मैं लाइव जो है वो सॉल्व करूँगा, तो फिर वहाँ से चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि इस टेक्निक में आखिर कितना दम है और किस तरीके से इसमें जितने भी प्रकार के पैसेज हैं, चाहे वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर हो, अलग अलग लेंथ के पैसेज हो, उसको सॉल्व किया जा सकता है। नाउ इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ शेयरिंग, अगर आपको लगा कि भाई इससे हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर दिस CUT प्रिपरेशन। एंड अगर आपका जूनियर कोई क्लास 11, 12 आर्ट्स में पढ़ता है, मेक श्योर यू रिकमेंड आवर चैनल टू देम। थैंक यू, टेक केयर।